स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि ग्रुप डी के आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। तो शाम को डेली हम ऑल शिफ्ट्स रिव्यू करते हैं। तो इसमें आज हम 4 दिसंबर की सभी शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपका जो पूछा गया था कि 2025 में भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में शीर्ष राज्य कौन सा रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या था, तो कर्नाटक जो था ये आपका शीर्ष राज्य रहा था। इसमें हम बात करें तो ये आपको प्रश्न हम करा चुके हैं, जो हमने आरआरबी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड करंट अफेयर कराया था, जिसमें हमने इंडेक्स और मेजर ध्यानचंद अवार्ड्स यानी कि जो स्पोर्ट्स अवार्ड थे, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, वो सारे कराए थे। तो देखिए ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 यहाँ पे मैंने ये आपको कराया था हू बहू प्रश्न, यानी कि इस वाले वीडियो से तो आज 3 प्रश्न बने हुए हैं। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि जो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा, और अब तक इंडेक्स और नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से प्रश्न बाहर नहीं बना है। तो अभी भी जिनका आने वाले शिफ्ट में पेपर है उनसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी रिव्यू वीडियोस हैं सारे देखें, और जो एक्सपेक्टेड करंट अफेयर का वीडियो डाल रखा है वो आप लोग ज़रूर करके जाएं। आने वाले शिफ्ट में आपको ज़रूर मदद मिलेगी। तो चलिए इसमें हम कुछ और इंडेक्स आज रिवाइज कर लेते हैं। ये उस दिन तो मैंने कराई थे, तो सॉरी। यहाँ पे अगर हम एसडीजी गोल इंडेक्स की बात करें, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स सतत विकास सूचकांक, तो 2025 में भारत की रैंक क्या रही थी, तो ये 99वीं रैंक भारत की रही थी। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही थी, तो ये 71वीं रैंक भारत की रही थी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। इसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि जो विश्व नवाचार सूचकांक होता है, इसमें भारत की रैंक जो थी ये 38वीं रैंक भारत की थी। अगला था आपका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, तो इसमें कौन सी रैंक थी भारत की, तो ये 14वीं रैंक है भारत की। इसके बाद आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, तो ये 115वीं रैंक थी भारत की। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025, तो इसमें भारत की रैंक जो थी वो 15वीं रैंक थी। इसके बाद आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो इसमें भारत की रैंक क्या थी, तो 151वीं रैंक थी भारत की। और ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमिक्स इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी, तो ये 8वीं रैंक भारत की थी। आगे बात करें तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो भारत की रैंक थी ये आपकी 10वीं रैंक थी। वहीं एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में, तो ये 130वीं रैंक थी भारत की। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स 2025, तो यहाँ पे जो भारत की रैंक थी वो 118वीं रैंक थी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, तो इसमें भारत की रैंक जो थी वो 102वीं रैंक थी। और ये आज ही प्रश्न पूछा गया, और ये हम आपको उस दिन भी करा चुके थे। एसडीजी इंडेक्स तो ये आपको ऊपर करा चुके हैं, जिसमें 99वीं रैंक भारत की आई थी। तो ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। ये पीडीएफ आपको उस दिन के करंट अफेयर का वीडियो और पीडीएफ दोनों आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे डली मिल जाएंगी। और ये जो आज हमने इंडेक्स कराए हैं इसका पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पे ही देते हैं। आगे बात करें तो आगे है हाल ही में किस संस्थान ने भारतीय यानी कि जो यूपीआई सिस्टम है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को विश्व स्तर पर शुरू करने का निर्णय लिया है। तो जो भारत में यूपीआई को देखता है, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को देखता है, वो है आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसी ने विश्व स्तर पे मतलब यूपीआई को ग्लोबली ले जाने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के नाम से ये सेवाएं अपनी शुरू की हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे हम चलें उससे पहले आप लोगों को बता दें, अगर साइंस के लिए आप लोग परेशान हो रहे हैं तो आपके पास वन स्टॉप सॉल्यूशन है। साइंस में आपको परेशान नहीं होना है। आप हमारी एनसीईआरटी सार बुक परचेज कर सकते हैं। रियली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अगर इसकी हम बात करें, एनसीईआरटी सार बुक आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको 2 प्रॉफिट मिलते हैं। एनसीईआरटी का सार तो दिया ही गया है, साथ में पीवाईक्यू नोट्स का कॉम्बिनेशन भी दिया गया है। और इसमें हमने 1100 प्लस प्रश्न कवर कर रखे हैं, जो आपके ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए बेस्ट बुक है साइंस की ई बुक। तो इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये है। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलें उससे पहले ये आपका प्रश्न जो पूछा गया था, मार्च 2025 में भारत द्वारा किए गए ऑपरेशंस ब्रह्मा का उद्देश्य किस घटना से, तो इसका जो उद्देश्य है ये आपका किस घटना से था, तो म्यांमार में आपके एक विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें भारत ने मानवीय सहायता प्रदान की थी। ये आपका 28 मार्च 2025 को
इसमें बचाव दल भारत का गया था, जिसमें चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक सामग्री भेजी गई थी और वहाँ से रेस्क्यू भी किए गए थे लोगों को। तो इसका जो भारत ने नाम दिया था वो ब्रह्मा ऑपरेशन नाम दिया था। करंट अफेयर आप देख रहे होंगे 27 तारीख से आज यानी कि 4 दिसंबर है। मेनली जो करंट अफेयर में फोकस है वो जनवरी से यानी कि जनवरी 2025 से जुलाई 2025 और अगस्त सितंबर पूछ रहा है, लेकिन जनवरी टू जुलाई ये आपका मेन फोकस्ड है ग्रुप डी करंट अफेयर का। तो आने वाले शिफ्टों में जिनका भी एग्जाम्स है वो उस करंट अफेयर को अच्छे से तैयार कर लें। और कल तो आपके लिए एक सरप्राइज़ भी देने वाले हैं। सरप्राइज़ क्या, पहले ही बता देते हैं आज आपको कि कल हम आपको ई बुक लॉन्च करने वाले हैं करंट अफेयर की, जो आपको फुल बैकअप देगी ग्रुप डी करंट अफेयर के लिए। बहुत ही बेहतरीन बुक होगी, आप उससे आसानी से करंट अफेयर करके आएंगे। तो वो कल ही जब लॉन्च होगी तो उसके बारे में और डिटेल देंगे आपको। तो इसमें अगर हम आगे बात करें ऑपरेशन सागर बंधु, तो ऑपरेशन सागर बंधु ये आपका चलाया गया श्रीलंका में। जो चक्रवात दितवाहा आया है, दितवाहा से उत्पन्न बाढ़ और व्यवधान के बाद भारत ने त्वरित खोज और बचाव के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की है। और इसके बाद ऑपरेशन सिंधु की अगर हम बात करें तो ईरान और इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और वापसी सुनिश्चित करने के लिए एक निकासी अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु ये नाम और देश आप लोग जरूर याद रखिए, ईरान और इजराइल के लिए ये चलाया गया था। इसके बाद ऑपरेशन मेघ राहत, ये इस ऑपरेशन के तहत हजारों लोगों को बचाया गया था और आवश्यक आपूर्ति पहुंचाई गई थी मेघ राहत ऑपरेशंस में। आगे बात करें तो ऑपरेशन नारी शक्ति, यह ऑपरेशन सैकड़ों महिलाओं के पुनर्वास के लिए शुरू किया गया था। मतलब महिलाओं के पुनर्वास के लिए ऑपरेशन नारी शक्ति की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन सद्भाव, तो यह सुरक्षा को मजबूत करने और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार पर केंद्रित था। तो इसके लिए ये ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था। आगे देखते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष यानी कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। तो रक्षा मंत्रालय आप सभी लोगों को पता ही होगा, इस मंत्रालय को कौन देख रहे हैं, तो राजनाथ सिंह जी जो अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इसके मंत्री हैं। और इसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है किसको, 2025 का। इसका उद्देश्य क्या है, तो रक्षा क्षेत्र में प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, आधुनिकीकरण करना और सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाना। ये 2025 में सुधारों के वर्ष का उद्देश्य है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। आगे देखते हैं तो आगे आता है हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने रुपए तक के गोल्ड लोन के लिए टू वैल्यू यानी कि LTV अनुपात को 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया है, यानी कि ये आपका 2.5 लाख रुपए होगा। आगे नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल यानी कि पिस्टल 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो यह जो प्रतियोगिता है 6 से 8 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन काहिरा मिस्र में किया जा रहा है। और इसमें अगर हम बात करें तो काहिरा प्रतियोगिता में जो पिस्टल राइफल चल रही है इसमें 40 भारतीय सदस्यों ने हिस्सा लिया है। नवंबर 2025 में जो आपका राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट है के दौरान खेलो नॉर्थ इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स पूर्वोत्तर का आयोजन किसके द्वारा घोषणा की गई है। तो युवा मामलों के बाद खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, यानी कि जो युवा मामले व खेल मंत्रालय है जो भारत सरकार का, उसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इस प्रश्न की मैंने आपको बात की थी, ये भी आज आपका इनकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये जारी कौन करता है ये पूछा गया था, जो कि हम आपको करा चुके हैं। तो जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की जो वेल्थ हंगर हेल्प जो कंपनी है ये इसको जारी करती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, यानी कि विश्व भुखमरी सूचकांक को, जिसमें भारत का रैंक क्या रहा था, तो 102वां जो रैंक है ये आपका भारत का रैंक रहा था। आगे बात करें तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत की महिला मतलब 4x400 मीटर रिले टीम जिस्ना मैथ्यू, रूपाली चौधरी, कुंजा ऋषिता और शोभा वेंकटेशन और मित्र 4x400 में रिले में टीम संतोष कुमार, रूपल चौधरी, विशाल टीके और शोभा ने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये आपका पूछा गया था कि एशियाई एथलेटिक 2025 के 4x400 चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता गया था। तो ये आपका स्वर्ण पदक इसमें जीता गया था। आगे बात करते हैं अगस्त 2025 में आर प्रज्ञानंदा ने अपने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग वर्ल्ड नंबर 4 पर पहुंचे थे, किस खिलाड़ी को हराकर। ये जो आर प्रज्ञानंदा है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था कि जो आर प्रज्ञानंदा है ये अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग यानी कि वर्ल्ड नंबर 4 पर जो फिडे रैंकिंग जारी करता है, चेस फेडरेशन है ये फिडे,
उसमें प्रज्ञानंदा अपने कैरियर की वर्ल्ड बेस्ट रैंकिंग में 4 नंबर पर पहुंचे। तो ये किसको हराकर पहुंचे थे? तो जो नोदी ब्रेक अस्तो सतारोव है, इनको हराकर ये आर प्रज्ञानंदा वर्ल्ड नंबर 4 पर फिडे रैंकिंग के अनुसार पहुंचे थे। आगे देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू में कोशिकाएं कैसी होती हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में कई तरीके की कोशिकाएं होती हैं। तो वहाँ पे ऑप्शंस तो पता नहीं चले हैं, लेकिन वहाँ पे एक को ढीली मसल करके था, यानी कि जो होता है। तो ये मैंने आपको कोशिकाएं बता देते हैं, अगर आएगा आगे भी प्रश्न आएगा तो आप यहाँ से कर पाएंगे। तो फाइब्रोलास्ट, माइक्रोपोज और मास्ट कोशिकाएं, एपिडोसाइटस, बसा कोशिकाएं या कहते हैं एपिडोसाइटस को भी, और अस्थि उपस्थित कोशिकाएं, ये आपकी कनेक्टेड टिश्यू की कोशिकाएं होती हैं। तो आगे अगर प्रश्न आएगा तो इनसे प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। आगे देखते हैं, ये एक प्रश्न और अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि SC/ST अमेंडमेंट बिल 2022 किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए SC/ST अमेंडमेंट बिल का राज्यों में इसको आयोजित किया। SC/ST जो अमेंडमेंट बिल 2022 है, ये कई राज्यों में इसको अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। यानी कि ऑप्शन में आपके अगर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश दिया गया था तो ये भी आपके राइट आंसर थे। और पंजाब में भी इसको अमेंडमेंट किया गया था, मतलब कई राज्यों में अमेंडमेंट किया गया था, लेकिन ऑप्शंस पता नहीं चले हैं, तो आप इन दोनों राज्यों में से एक ऑप्शन मान के चल सकते हैं। कार्बन 13 जो समस्थानिक आइसोटोप होता है, इसका भार क्या होता है? तो ये 13 AMU जो होता है, ये इसका कार्बन 13 का आइसोटोप भार होता है। इसके बाद फॉक्सकॉन कंपनी भारत में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करेगी? तो फॉक्सकॉन कंपनी की बात करें तो ये भारत में जो है ये 433 मिलियन डॉलर का निवेश करेगी। फॉक्सकॉन ये जो चिप प्रोसेसर होती है वो बनाती है। इसके बाद आगे बात करें सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स के अंडों के लिंग जेंडर को प्रभावित करने वाली पर्यावरणीय अवस्था कौन सी है? तो जो रेप्टाइल्स होते हैं यानी कि सरीसृप होते हैं, इनके अंडों का जो लिंग होता है यानी कि जेंडर को जो प्रभावित करती है, जो नेचर में प्रक्रिया होती है वो प्रभावित करती है तापमान। तापमान जो है वो सरीसृप के अंडों को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं पशुओं में अवायवीय श्वसन यानी कि जो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होता है के दौरान उत्पन्न उत्सर्जित होता है। तो मतलब जो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या उत्सर्जित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड। ये साइंस के हम जितने प्रश्न करा रहे हैं ये ऑलरेडी आपके PYQ बुक्स में यानी कि जो अपनी NCERT सार बुक है उसमें सारे के सारे प्रश्न दिए गए हैं। अगर मैं कल के वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट भी लगा के दिखा दूंगा जिससे आप लोगों को बिलीव हो जाए। और बाकी कई सारे बच्चे परचेस कर चुके हैं, सभी ने पॉजिटिव रिव्यूज़ ही दिए हैं, क्योंकि उसकी खासियत ही बुक की है वो PYQ बेस्ड ग्रुप डी स्पेशल बनाई गई है और साथ में NCERT सार पे भी बनाई गई। तो इस वजह से उससे मोस्ट प्रोबेबली यानी कि 80% प्लस जो क्वेश्चंस हैं फंसने के उससे चांस बन रहे हैं। 20% थोड़े इधर उधर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं क्योंकि उसमें लिमिटेशन है क्वेश्चंस की। 1100 क्वेश्चंस ही हमने कवर किए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ इस वजह से। आगे देखते हैं HCl और NaCH जो 2 होता है कि अभिक्रिया कौन सी होती है? तो जब HCl और NaHCO2 की अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 यहाँ से हमें निकलता है। ATP का निर्माण यानी कि जो जनरेशन है ATP का निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ATP का निर्माण करता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो अमीबा जो है ये द्विखंडन यानी कि बाइनरी फ्यूजन करता है। बाकी और भी कई होते हैं ऐसे जीव जो द्विखंडन यानी कि बाइनरी फ्यूजन करते हैं। भारत में पाई जाने वाली समुद्री मछली यानी कि मैराइन फिश कौन सी है? तो हिल्सा जो है ये मैराइन फिश है। ऑप्शन के हिसाब से ये राइट आंसर था। बाकी और भी कई सारी मैराइन फिश हैं जो आपकी हैं, लेकिन ऑप्शन जो प्रश्न पूछा गया था वो हिल्सा ही था ऑप्शन में। तो समुद्री फिश जो है ये आपकी हिल्सा है। आगे देखते हैं जब बल यानी कि जो थ्रस्ट स्टर कांस्टेंट रखा जाता है तो क्षेत्रफल घट जाता है, तो दाब पर क्या असर पड़ता है? मतलब ये पूछा गया है कि जब बल स्थिर रखा जाता है और एरिया घट जाता है तो दाब पर क्या असर पड़ता है? तो ये दाब जो होता है बढ़ जाता है। पौधे लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधे क्यों करते हैं? तो विविधता उत्पन्न करने और अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए
पौधे जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न, आगे बढ़े उससे पहले स्टैटिक जीके के लिए भी बता दें कि स्टैटिक जीके आप लोग परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राइस वही, ई बुक जो साइंस ई बुक का प्राइस है 49 रुपये, इसका भी प्राइस वही रखा गया है। बाकी आने वाले शिफ्टों में जिनके भी या जिनकी शिफ्टें हो चुकी है उन्हें रिव्यू से अगर कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपने साथियों को ज़रूर बताएं, और आने वाली शिफ्टों में आपके कौन सी डेट को एग्ज़ाम्स हैं वो भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो ये 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया, जो कि मई 2025 में कांस फ्रांस में आयोजित किया गया था। अगर हम कांस की स्थापना की बात करें तो ये 1946 में कांस फिल्म फेस्टिवल को स्थापित किया गया था। ये प्रश्न आपका, तो ग्रुप डी एग्जाम्स में एक चीज़ स्पेशल देखने को मिली है इस बार, जो मतलब विधानसभा या लोकसभा की फेमस सीटें थीं, तो उनसे मतलब ऑल ओवर इंडिया में जो जो फेमस सीटें थीं उनसे प्रश्न ज़रूर पूछे जा रहे हैं। कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और तो ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उसमें केजरीवाल जी जो थे आम आदमी पार्टी के, वो दिल्ली विधानसभा जो दिल्ली प्रॉपर सीट थी उससे हार गए थे। जब वो 2013 में आए थे तो शीला दीक्षित यानी कि सिटिंग सीएम को उस समय उन्होंने हराया था, तब से वो बराबर कंटिन्यू दिल्ली सीट से जीत रहे हैं। लेकिन इस बार 2025 के विधानसभा सीट में उन्होंने बीजेपी के जो कैंडिडेट थे प्रवेश वर्मा, उन्होंने 4,089 वोटों से केजरीवाल जी को हरा दिया था। तो ये दिल्ली सीट थी, इनकी सीट पूछी गई थी। इसमें अगर हम बात करें तो प्रवेश वर्मा को कुल 30,088 वोट मिले, अरविंद केजरीवाल को 25,999 वोट मिले, और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित जी रहे थे, जिन्हें टोटल 4,586 वोट मिले थे। यानी कि प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल जी को दिल्ली सीट से हराया था, यह आप याद रखिएगा। अगला आता है दुनिया के नंबर 1 ग्रैंड मास्टर थे, मतलब ये आंकड़ा जो आपका है वो पिछला आंकड़ा पूछा गया था, जनवरी शायद से दिया गया था, जनवरी 2025। तो मैग्नस कार्लसन जो थे ये नंबर 1 ग्रैंड मास्टर थे, और फिडे उस समय के फिडे रैंकिंग के अनुसार तो 2831 जो थी इनकी रैंकिंग थी फिडे की। आगे हम बात करें तो न्यूमेरिकल भी देखने को मिला है, वैसे हम न्यूमेरिकल अभी तक इंक्लूड नहीं कर रहे थे, तो आज मैंने आपका लेंथ से न्यूमेरिकल पूछा गया था, ईजी प्रश्न था तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। तो 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर जो था वो +2.5 डायोप्टर होता है। ये आप सभी लोगों ने आई होप राइट आंसर किया होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना था, हमें जो 40 सेंटीमीटर दिया था उसे हमें मीटर में चेंज करना था। तो 40 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 मीटर ये आपका निकल के आएगा। इसके बाद हमें अपना जो क्षमता सूत्र होता है, यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है निकालने का, वो P=1/f होता है। तो इसी के अनुसार हम रखेंगे P 1/0.4 मीटर जो हमने निकाला था। जब इसे हम डिवाइड करेंगे 0.4 को, तो यहाँ 0 करेंगे तो 4 दूनी 8, ये आपका 4 पंचे 20, यानी कि 2.5 डायोप्टर इसकी जो है क्षमता निकल के आएगी, और यही इसका राइट आंसर था। आगे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष की बीमारी से जाना जाता है। तो अगर हम निकट दृष्टि दोष की बात करें तो इसे हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। यह एक सामान्य आंख की स्थिति है जिसमें दूर की वस्तु हमें धुंधली दिखाई देती है जबकि पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ये जब आप साइंस पढ़ते हैं बायोलॉजी में तो सबसे पहले ये चीज़ें कॉमन चीज़ें होती हैं जो आप करके जाते हैं, और ये हर बच्चा सही करके आ रहा होगा जिसने साइंस अच्छे से पढ़ी होगी। तो इसमें अगर हम बात करें तो आपको निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया समझ में ही आ गया होगा, जिसमें एक स्थिति होती है जिसमें जो दूर की वस्तु होती है धुंधली दिखाई देती है जबकि पास की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। लास्ट में हमने आंखों के जो प्रमुख रोग हैं वो भी आज डिस्कस करेंगे, वो हमने लास्ट में रखे हैं तो जरूर देखिएगा उनको। पौधों में पराग नलिका का क्या कार्य करती है? तो पराग नलिका का मुख्य कार्य होता है नर युग्मकों को परागण से स्त्री केसर में बीजांड तक पहुंचाना, जिससे निषेचन हो सके। यह परागण निकलकर स्त्री केसर के जो वर्तिकांग से होकर अंडाशय तक पहुंचती है और बीजांड में प्रवेश करने के बाद नर युग्मकों को अंडाणु तक ले जाती है। तो ये आपके पराग नलिका का कार्य होता है। आगे बात करें तो दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने लाख करोड़ का बजट घोषित किया था?
तो इसमें अगर हम बात करें तो 1 लाख करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी ज़्यादा था। पिछले वर्ष का संशोधित अनुमान जो था 69,500 करोड़ था, यानी कि 69,500 करोड़ रुपए था, जबकि इस बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। यह बजट दिल्ली की मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने पेश किया, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता है वो वित्त मंत्रालय इन्होंने अपने पास ही रखा है। चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो चूने के रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम आम तौर पर बुझे हुए चूने के रूप में जानते हैं, और इसका जो रासायनिक यौगिक होता है वो CaO होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम, जिसे क्विक लाइम भी कहा जाता है, बुझा हुआ चूना। और चूना मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे पुराना रसायनों में से एक है। मतलब चूना जो है वो मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे पुराने रसायनों में से एक माना जाता है। आगे बात करें, तेलंगाना के किस केमिकल फैक्ट्री में हाल ही में 30 जून 2025 को एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ? तो ये सिगाची जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें ये आपका विस्फोट हुआ था 30 जून को। यहाँ पर कंपनी में मुख्य रूप से क्या कार्य होता है? तो फार्मास्यूटिकल और केमिकल उत्पादों के लिए निर्माण के लिए कंपनी जानी जाती थी। विस्फोट इतना तीव्र था कि फैक्ट्री परिसर में आग लगने पर आसपास के क्षेत्र में आपातकालीन सेवाओं को तुरंत बुलाना पड़ा था। तो ये इंडस्ट्री आप लोग याद रखिएगा, सिगाची इंडस्ट्रीज़ है ये। निषेचन के बाद भ्रूण का आवरण कहाँ होता है? तो निषेचन के बाद जो भ्रूण होता है इसका आवरण जो होता है वो गर्भाशय की दीवार में होता है, जहाँ पर प्रत्यारोपित यानी कि इम्प्लांटेड होता है और विकसित होता है। भ्रूण के विकास के दौरान नवीरज्जु यानी कि अम्बिकल कॉर्ड जो के माध्यम से गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है, जो इसे माँ से पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ये आप लोग ये प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न था, भारत की पहली कीटनाशक दवा यानी कि पेस्टिसाइड ड्रग का नाम क्या था? तो भारत में निर्मित पहले व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला कीटनाशक जो था वो DDT था, डाइक्लोरो डाइफिनेल ट्राइक्लोरोइथेन था। इसको हम DDT के नाम से, कॉमनली DDT के नाम से ही जाना जाता है। भारत सरकार ने 1952 में दिल्ली में DDT फैक्ट्री की स्थापना की, जो एशिया की इस तरह की पहली और सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वो मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए इस रसायन का उत्पादन करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस और यूक्रेन के युद्ध बंदियों का आदान प्रदान किया गया, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात ने मध्यस्थता की। तो ये पूछा गया था प्रश्न कि आपके रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध बंदियों का आदान प्रदान किया गया था उसमें किस देश ने मध्यस्थता की थी? तो ये UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा मध्यस्थता की। 2025 में कई आदान प्रदान हुए, जिसमें कैदियों की संख्या अलग अलग रही, जिसमें सबसे फेमस जो अभी लेटेस्ट हुआ था युद्धबंदियों का आदान प्रदान रूस और यूक्रेन के बीच, इसमें 185 युद्धबंदियों का आदान प्रदान किया गया था। और इससे पहले जो हुआ था वो 146 कैदियों का आदान प्रदान किया गया था। और मध्यस्थता जो की थी वो UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इसमें मध्यस्थता की गई थी। आगे चलते हैं, तो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया? तो सचिन तेंदुलकर को ये CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं, तो आंखों से संबंधित जो आपके प्रमुख रोग होते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। मोतियाबिंद, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, यह आंखों की सबसे आम समस्याओं में से एक है। इसमें आंख का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है, जिससे दृष्टि प्रभावित होती है। आगे आता है ग्लाइकोमा। तो ग्लाइकोमा ये पूछा जाता है आपका कॉमनली कि किस की बीमारी संबंध, तो ये आँख की बीमारी की एक समस्या है। यह एक गंभीर स्थिति है जिसमें आँख के अंदर दाब बढ़ जाता है, जिससे ऑप्टिकल तंत्रिका यानी कि ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है और समय पर इलाज न होने पर स्थायी अंधापन भी हो जाता है ये ग्लाइकोमा में। इसके बाद अपवर्तन त्रुटि यानी कि रिफ्रैक्टिव एरर्स होता है। ये दृष्टि दोष है जिनमें प्रकाश आँख में ठीक से फोकस नहीं होता है, इनमें शामिल है। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं, ये 3 तरीके के रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं। देखो, निकट दृष्टि डोर, दूर दृष्टि डोर, प्रेसबायोपिया, और एक और आता है दृष्टि विस्मय यानी कि जो एस्टिमेटिज्म होता है। मतलब 4 तरीके के जो रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं ये होते हैं। निकट दृष्टि दोष की बात करें तो दूर की वस्तु हमें धुंधली दिखाई देती है, जो आज ऊपर प्रश्न पूछा गया था। और दूर दृष्टि डोर जिसको हाइपरप्रोपिया यानी कि फार साइटनेस, और मायोपिया को हम नियर साइटनेस कहते हैं। इसमें पास की वस्तु हमें धुंधली दिखाई देती है,
जस्ट ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसके बाद प्रेस बायोपिया आता है, उम्र से संबंधित पास की चीज़ों पर फोकस करने की क्षमता में कमी हो जाती है, जिसे हम कॉन्टैक्ट लेंस लगा के सही भी करते हैं। इसके बाद जो एस्टिमेटिज्म आता है यानी कि दृष्टि विस्मय होता है, ये कार्निया के आकार में अनियमितता के कारण धुंधली या जो विकृत दृष्टि होती है ये इसमें हो जाती है। तो ये थे आपके आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसके बाद नीचे हमने एक पीडीएफ मर्ज कर रखा है, ये साइंस का ई बुक है। परचेज़ के लिए आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज़रूर परचेज़ करें और रिव्यू ज़रूर दें कि बुक आपको कैसी लगी। ये मेरा वादा है ग्रुप डी में आपके लिए 100% हेल्पफुल रहेगी, तो आप आसानी से इसे परचेज़ कर सकते हो। और हाँ, जो आप लोगों की क्वेरीज आती हैं नीचे बुक के, तो आप लोग जब परचेज सेक्शन में जाते हैं तो पेमेंट के बाद 4-5 सेकंड आप लोग वेट करिए, वहीं पे आपको ई बुक मिल जाती है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप वहाँ से नहीं कर पाते हैं ई बुक डाउनलोड, तो आपको ईमेल पे ऑटोमेटिकली हम ईमेल पे भेज देते हैं, तो आप लोग एक बार अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा। पेमेंट के बाद आपको 4 से 5 मिनट बाद ईमेल पे भेज दी जाती है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो 4-5 सेकंड आप वेट करिए, पेज को बैक मत करिए, वहीं पे आपको ई बुक मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आपको 5 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ईमेल पे वो भेज दी जाती है, तो आप ईमेल पे चेक कर लीजिएगा। तो जिनको अभी नहीं मिली है, जो कमेंट कर रहे थे, पिछले वीडियो में एक बच्चे का कमेंट आया था तो ई बुक के संबंधित, तो आप अपना ईमेल पे चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये शुरुआत से ही यानी कि 27 नवंबर से ये इम्पोर्टेंट पीडीएफ चल रही है, जो हम आपको डेली मर्ज करके देते हैं, तो इसको भी आप लोग साथ में रिवाइज करते रहिए। और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको बताते चल रहे हैं, और जो पिछला वीडियो है करंट अफेयर का वो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और आने वाले शिफ्ट में जिनके पेपर हैं वो हमें ज़रूर बताएं, और आज जिनका पेपर था वो कितने अटैम्प्ट करके आए वो भी ज़रूर बताएं। बाकी आने वाले शिफ्टों के लिए बेस्ट ऑफ लक, और चैनल पर पहली बार आए तो हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दिल्ली पुलिस की सीरीज आज से आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी गई है, तो उस सीरीज़ से जुड़ जाइए, बेस्ट स्कोर हम आपको करा के देंगे उस सीरीज के साथ। बाकी धन्यवाद, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।